नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता मध्य प्रदेश वन विभाग में उप वन संरक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है वन अग्नि। मॉड्यूल 1 वन अग्नि, कारण, जोखिम एवं रोकथाम की रणनीतियां। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि वन अग्नि क्यों लगती है, उससे क्या जोखिम बढ़ते हैं और प्रारंभिक रोकथाम के लिए कौन सी प्रमुख रणनीतियां अपनाई जाती हैं। मॉड्यूल 2 वन अग्नि की निगरानी एवं प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि सैटेलाइट अलर्ट, जियो पोर्टल्स और डिजिटल तकनीक आग की पहचान और निगरानी को कैसे तेज और अधिक सटीक बनाते हैं। मॉड्यूल 3 दमन, पुनर्स्थापन एवं संसाधन प्रबंधन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि नियंत्रित जलन उपकरणों का उपयोग और क्षेत्रीय पुनर्स्थापन तकनीक आग पर प्रभावी नियंत्रण में कैसे सहायता करती हैं। मॉड्यूल 4 सामुदायिक सहभागिता एवं समन्वय। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि समुदाय, ग्राम समितियां और प्रशासन मिलकर वन अग्नि प्रबंधन में बेहतर समन्वय और जिम्मेदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं। चलिए पहला मॉड्यूल देखते हैं। वनों में लगने वाली आग निश्चित रूप से आज की डेट में एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुकी है। इस कारण भारत सरकार ने उसको राष्ट्रीय स्तर डिजास्टर के रूप में भी उसको ग्रहण करा है और अब भी एक नेशनल डिजास्टर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश का तो जो भौगोलिक क्षेत्र है वो तो 1/3 हिस्सा वन आच्छादित है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छा वन आच्छादन रखता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ भी वनों में लगने वाली आग एक चुनौती है, जिससे कि पूरा वन विभाग ग्रीष्मकाल में अपना पौरस लगाकर उसको रोकने के लिए लगा रहता है। प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्से को हमने, जब वन अग्नि लगती है तो हमने उसको कई कैटेगरी में बांट रखा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे प्रदेश के, कुछ ऐसे ज़िले जिनमें कि बहुत अत्यधिक आग देखने को मिलती है वनों में। कुछ में थोड़े कम है, कुछ में काफ़ी कम है। ये वन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति उस पर निर्भर करता है। तो क्या प्रावधान शासन ने रखे हैं? निश्चित रूप से वन अग्नि को अधिनियम 1927 में जाते हैं, उसकी धारा है एक धारा 26(1). उसमें भी वन अग्नि को एक अपराध के रूप में माना गया है। यदि कोई वनों में अग्नि सर्जित करता है तो एक अपराध है। ये तो ही कानूनी बात। अब समस्या ये है कि वन अग्नि से इस चुनौती को हम ऊपर कैसे निपटेंगे, हम इस वन अग्नि से कैसे प्रदेश को बचाएंगे जिससे कि जो पॉल्यूशन है वो कम हो। और जो आजकल एक गंभीर समस्या जो बनी हुई है, जिसे हम सब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, निश्चित रूप में उसका भी कुछ ना कुछ एक अंश हमारी वनों की अग्नि से बढ़ता ही होगा। मध्य प्रदेश सरकार, वन विभाग किस तरह इस चुनौती से निपटता है, उसके लिए हमने पूरे क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कि अभी हमने कुल 23 जिलों को अत्यधिक जहाँ पर इसकी समस्या है उस तरह कैटेगराइज किया है। और भारत सरकार से भी हमको इसमें मदद मिल रही है, वहाँ से भी हमको फंड मिल रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन भी हम इसमें फंड दे रहा है। तो मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट मुख्यतः 3 भाग में है, जिसे हम कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और कुछ अलग हिस्सा भी एक फॉरेस्ट का छोटा सा अंश है जो हम अनक्लासिफाइड भी जिसे कहते हैं। तो लोग 65% तो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमारा लगभग 33% के आसपास है। और इस तरह कुल मिलाकर लगभग 94,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है हमारा फॉरेस्ट है। हम कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? तो देखिए, जैसे कि मैनेज का अप्रोच होता है कि सबसे पहले हम रेस्टोरेशन है, फिर उसका प्रिजर्वेशन, सप्रेशन, डिटेक्शन, ऐसे मुख्य रूप से अगर हम मैनेजमेंट की दृष्टि से बात करें तो ये 4 मुख्य बिंदु होते हैं फायर को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम एक उसकी मिटिगेशन जिसे कहते हैं ना कि फायर ना लगे, इसकी एक तैयारी शुरू होती है। ये काम हम लोग शुरू करते हैं लगभग नवंबर और दिसंबर जनवरी तक। हम ऐसे क्षेत्र चुनते हैं जहाँ पर कि फायर
के लगने की संभावनाएं अत्यधिक हो तो वहाँ क्षेत्रों पर हम लोग कुछ फायर प्रोटेक्शन मेजर्स स्थापन करते हैं। जैसे कि हम कुछ अग्नि जो रोड किनारे जब लोग चलते हैं तो कहीं बीड़ी से या किसी और चीज़ से आग छोड़ देते हैं, जंगलों के निकल रहे हैं तो पगडंडियों से, तो हम लोग क्या करते हैं, पगडंडियों के आसपास लगभग 3-3 मीटर तक एक अग्नि पट्टिकाएँ जला देते हैं, ताकि वो पहले से उतनी आग को जलाने के कारण अगर वहाँ कुछ और चीज़ ज्वलनशील पदार्थ गिरता है तो फिर बाकी जंगल का क्षेत्र जो है वो उसकी चपेट में ना आए। इसी तरीके से जो मार्ग होते हैं बड़े बड़े, उनके भी आसपास हम इस तरह की पट्टिकाएँ जो हैं जला देते हैं। ये हमारा फायर प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का एक काम होता है जो विभाग वर्षों से इस कार्य को कर रहा है। हमारे जंगल में आप लोग जानते ही हैं कि उत्पादन पेड़ों को जो जिनकी एज हो जाती है उनकी कटाई भी होती है वनों से, उससे हमें थोड़ा राजस्व भी प्राप्त होता है। तो जब ऐसी कटाई चलती रहती है तो उस समय भी उस कटाई क्षेत्र के आसपास के पूरे क्षेत्रों को हम इस तरह की पट्टियाँ काट काट कर जलाते हैं ताकि उस कूप के क्षेत्र में आग न पहुँचे। एक और महत्वपूर्ण काम जो वन विभाग करता है, आप जानते हैं, वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण में भी हम ऐसे ही अग्नि रेखाएँ काटते हैं और उन्हें जलाते हैं ताकि जब ग्रीष्म काल का समय शुरू हो, लगभग जब इंटेंसिटी हीट बहुत ज़्यादा होती है, लगभग ये फरवरी के लास्ट से शुरू हो जाती है, सभी जानते ही हैं, मार्च, अप्रैल, मई और लगभग कुछ 15 जून के आसपास तक, जब तक कि वर्षा शुरू न हो तब तक ये एक सेंसिटिव जोन पूरा हमारे जंगलों में फायर के लिए बना रहता है। इनसे निपटने के लिए हम लोग इस तरह के छोटे छोटे मेजर्स इस्तेमाल करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि वन अग्नि के प्रमुख कारण, उससे जुड़े जोखिम और उसे रोकने की आवश्यक प्रारंभिक रणनीतियां क्या होती हैं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। बात आती है कि और इसके अलावा हम क्या करते हैं। आप जानते हैं कि विभागीय संरचना हमारी है, जैसे कि एक जिला के अंदर डिविजन्स, फॉरेस्ट में डिविजन्स कहे जाते हैं। जिला लेवल पर ही डिवीज़न लगभग होते हैं, लेकिन कई कई ज़िले में 1 से 2 अलग भी डिवीज़न होते हैं। फॉरेस्ट की जो क्षेत्र है उसके ऊपर ये काफ़ी निर्भर करता है कि कितना क्षेत्र, जिस ज़िले में अधिक फॉरेस्ट होता है का क्षेत्र होता है तो वहाँ हमारे 2-2 भी डिविजनल फॉरेस्ट अधिकारी भी होते हैं। उसी तरीके से उनके नीचे रेंज ऑफिसर्स होते हैं, फिर हम बीट गार्ड्स होते हैं जो एक छोटे से जंगल के क्षेत्र का प्रभाव देखते हैं, और वे सभी अपने इन्हीं दायित्वों के रूप में निर्वहन करते हैं कि हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में अग्नि की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। हम लोग अग्नि के आने से पहले एक व्यवस्था तैयार करते हैं। छोटी छोटी हाईएस्ट पॉइंट्स पर हम लोग छोटे छोटे कैंप्स बनाते हैं। जनता का, हमारी जो वन के क्षेत्र के आसपास जो गांव हैं उनको विभाग ने वन समितियां बनाई हैं, वन सुरक्षा समितियां हैं वो। उनके सदस्य निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण जन वनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें अपना भाग भी लेते हैं। तो उनके वन समिति के लोग का एक सदस्य, एक ग्रुप बनाया जाता है हर छोटे छोटे 1-2 गाँव को मिलाकर, और जब अग्नि की अधिक प्रबलता देखने को मिलती है, गर्मी प्रभावशील होती है अधिक, तो वो ग्रुप के रूप में वहाँ बैठते हैं। और फिर जब भी कोई सूचना मिलती है हमको कि कहीं किसी क्षेत्र में अग्नि का प्रकोप हुआ है, कहीं आग लग गई है, तब फिर ये उसको बुझाने का प्रयास शुरू होता है। अब बात ये आती है कि इसके और प्रबंधन के और क्या पहलू हैं। तो अभी हमने आजकल, जैसा कि सभी जानते हैं, डिजिटल इंडिया है, सैटेलाइट के थ्रू भी हमको आजकल ये जानकारियाँ मिलने लगी हैं। रियल टाइम इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं कि किस क्षेत्र में, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर अग्नि की घटना होने की सूचना मिलती है। तो एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया भोपाल हेडक्वार्टर में। इसके लिए एक सेल तैयार किया गया, उसके पास जानकारी आती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के सैटेलाइट्स के थ्रू। ये करीब दिन में 3 से 4 बार
हमको ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं रेगुलर टाइम में, हर 3-3, 4-4 घंटे में वो हमको जानकारी देते हैं कि किस क्षेत्र में अग्नि होने की घटना लगी है, आग हुई है। वो जानकारी हम हमारे सिविल जिला स्तर या डिवीज़न स्तर पर भी हमने एक सेल बना रखा है, कंट्रोल रूम काम करता है वो हमारा। हम तत्काल वो जानकारी अपने कंट्रोल रूम जिला स्तर पर देते हैं। जिला स्तर का कंट्रोल रूम जो है वो जो हमने जिस तरह से हमारा रेंज है, डिवीज़न से नीचे हमारी जो यूनिट है वो रेंज बोली जाती है। परिक्षेत्र अधिकारी के कंट्रोल रूम में ये बात जाती है कि अमुक जगह पर अग्नि की घटना हुई है। फिर वहाँ से वो बीट लेवल तक वो जानकारी जाती है, उस बीट में जहाँ पर अग्नि लगी है, जिस गांव के पास, जिस गांव के जंगल के पास लगी, उस गांव में जो हमारा क्रू स्टेशंस बने हैं उनको हम सूचना देते हैं और फिर वहाँ से हमारा दल रवाना होता है उस अग्नि को बुझाने के लिए। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया काम करती है। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि अग्नि की घटना होने की जानकारी मिलना एक सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसके बाद उसको बुझाने की प्रक्रिया करना, इसमें काफ़ी श्रम लगता है। कभी कभी तो वाहनों का उपयोग भी किया जाता है। अगर दूर दराज में जहां हमारा स्टेशन है, जहां पे लोग बैठे हुए हैं, उनको उस पॉइंट तक पहुंचाना है तो वाहनों का प्रयोग भी किया जाता है। आजकल हम लोग एक नए फायर के बुझाने के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका भी इस्तेमाल अब कर रहे हैं, जिसमें कि एक फील्ड से जो जानकारी एकत्रित हो रही है, जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट उपकरण आया है, वो है हमारा लीफ ब्लोअर। एक छोटी सी मशीन होती है, वो आग बुझाने में हमको बहुत अधिक मदद करती है। इसके अलावा हम वो जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का, उनकी सेफ्टी का भी काफ़ी आजकल ध्यान रख रहे हैं। उनको फर्स्ट एड किट प्रदान किया जाता है। उनको रात में अगर घटना हो तो उसके लिए सोलर टॉर्चेस दी जाती हैं। फिर कभी कोई अगर उससे अग्नि से प्रभावित हो जाए तो उसके लिए फायर ब्लैंकेट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ में पानी की व्यवस्था उनके लिए दी जाती है, बॉटल्स हैं और कुछ जैकेट्स भी प्रदान किए जाते हैं, फायर बीटर्स हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम हमारे साथियों को जो इस अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए वेल इक्विप्ड करने का हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग इसके लिए ये माना गया कि बहुत सी आग जो है जंगल में मनुष्यों के द्वारा ही लग जाती है, तो हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व तो ये बढ़ जाता है कि हम जनता को जितने से जितना ज़्यादा अवेयर कर सकें, उनको जितना अधिक हम ये समझा सकें कि भाई इस अग्नि से न सिर्फ वातावरण दूषित हो रहा है, बल्कि जो आपका जंगल का क्षेत्र है वो धुआं से भरता है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमने इसके लिए गांव से लगे हुए डॉक्टर्स को भी के साथ भी सलाह करते हैं। उनको ही बताते हैं कि वो भी ग्रामजनों को ये बतलाएं कि गर्मी के सीज़न में पर्यावरणीय क्षति होने के कारण जो कुछ एक नुकसान आपकी सेहत को हो रहा है, अग्नि भी उसका एक पार्ट हो सकती है। इसलिए अगर कहीं भी कोई अग्नि की सूचना आए तो निकटतम हमारे जो सेल हैं उन तक ये खबर पहुंचाई जाए। दूरभाष के माध्यम से हमने उनको सभी को नंबर प्रचारित किए जाते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि सैटेलाइट अलर्ट, जियो पोर्टल्स और आधुनिक संचार साधन कैसे वन अग्नि की समय पर पहचान और निगरानी को प्रभावी बनाते हैं। गांव में जगह जगह वन जो समितियां हैं उनकी बैठकें आयोजित की जाती हैं। वन अधिकारी उन बैठकों में जाते हैं, ग्रामीणों से चर्चा करते हैं और अग्नि घटनाओं से रोकने के प्रयास में उनका समर्थन चाहते हैं और लोग अपना भरपूर समर्थन इसमें देते भी हैं। और जो भी और साथ में गांव वालों को अवेयर करने के, उनको इस चीज़ से बताने के लिए कि भाई अग्नि से क्या नुकसान हो सकता है। उनका चारा गांव में उनके मवेशी चरने जाते हैं
तो जब वो घास जल जाएगी तो वो अग्नि की घटना होने के कारण, वो घास जलने के कारण उनके मवेशियों के चारे की भी समस्या इकट्ठी हो सकती है। तो इस तरह से ग्रामीणों को हम लोग एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, उनको जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और ग्रामीण भी इसमें काफ़ी हद तक हमारा सपोर्ट करते हैं। एक इसी दौरान अग्नि का जब सीज़न शुरू होता है गर्मियों के समय, तो वनों से ग्रामीणों को कुछ उत्पाद मिलते हैं। उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है जिसे हम महुआ कहते हैं। तो महुआ का कलेक्शन भी इसी लगभग गर्मियों के सीज़न में ही होता है और उस समय भी अग्नि की घटनाएं होती हैं, क्योंकि जब महुए के पेड़ के नीचे महुआ गिरता है तो वहाँ पत्तियाँ होने के कारण, चूँकि पतझड़ का मौसम हो जाता है, पूरा मध्य प्रदेश जो है वहाँ का काफ़ी बड़ा भाग जो है पतझड़ी वनों के रूप में है। तो उन महुए के पेड़ के नीचे पत्तियाँ होने के कारण कभी कभी ग्रामीण उन पत्तियों को हटाने की बजाय जलाकर वो पूरा क्षेत्र साफ करना चाहते हैं, इससे कि वो तो क्षेत्र पेड़ के नीचे का साफ हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो आग फैल भी जाती है। तो ये भी ऐसी असावधानी से भी ग्रामीणों को हम लोग उनको बतलाते हैं कि किसी भी तरीके से आप झाड़ कर उनको महुआ का संग्रहण करें। वो एक बहुत अच्छी इकोनॉमी में उनको सपोर्ट करता है और हम प्रयास भी करते हैं कि उस महुआ को विभाग द्वारा ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्रय कर लिया जाता है, ताकि ग्रामीणों को एक अच्छी कीमत मिल सके उनके संग्रहण की, ताकि उनकी आजीविका में एक हम लोग ऐड ऑन कर सकें। तो ये एक चेतना के थ्रू भी हमारा एक दायित्व रहता है। ये भी एक वन अग्नि के समय एक समस्या है। और इसी के दौरान जब अग्नि का लगभग अंतिम चरण में पहुंचती है तो वनों में तेंदुपत्ते का कलेक्शन भी शुरू होता है और तब भी अधिक ग्रामीणों का वनों में जाना शुरू होता है, ताकि तेंदु के पत्ते का कलेक्शन करके भी एक ग्रामीणों को उस ग्रीष्मकाल के समय में एक अन्य आय मिलती है। और वन विभाग लगभग 1000 करोड़ का जो है व्यापार करता है। तो वो 1000 करोड़ हम तेंदुपत्ता में जो भी व्यापार करते हैं पूरा ग्रामीणों में बांट देते हैं। उनसे जो पत्तियां कलेक्ट होके आती हैं पूरा भुगतान कर देते हैं उन्हीं का ही। तो इस तरह से छोटे छोटे जिसको जिसको कहते हैं दोनों तरफ से ग्रामीणों को भी लाभ मिलता रहे और वनों की सुरक्षा भी ठीक ठाक होती रहे, इसका पूर्ण ध्यान रखकर वन विभाग चेतना के रूप में ग्रामीणों को अवगत कराता है और हम इस वन अग्नि को से निपटने में पूरी मुस्तैदी से लग जाते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि नियंत्रित जलन, फायर लाइन तैयारियां और उपकरणों के सही उपयोग से आग पर नियंत्रण और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्स्थापन कैसे किया जाता है। तो जिस तरह हमने अभी तक चर्चा की, मैं उसको एक बार पुनः क्रोनोलॉजिकली आपको और उसके बारे में बताऊं कि हम किस तरह हमारी अग्नि घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो एक बार जैसे मैं फिर से समराइज़ करूं कि हमारी जो घटनाओं के जो हमने मुख्य कारण माने हैं अभी तक, कि जब मैं महुआ और तेंदुपत्ता का ग्रामीण संग्रहण करने जाते हैं तो एक बहुत बड़े जिसको जनसंख्या जो है वो गांव जंगल के अंदर आती है, उसमें बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, सभी आयु वर्ग के लोग जंगल में प्रवेश करते हैं इन वनोपज को एकत्रित करने के लिए। और उसी के दौरान कभी कभी ये घटनाएं घटित होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन कारणों को जानना पड़ेगा और इन कारणों से निपटने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। फिर वही चीज़ें कि इनकी रोकथाम के लिए हमने क्या क्या कदम उठा रखे हैं, कि विभागीय तौर पर हम जो पेरीफेरी है, जो उसकी सीमाएं हैं बाहरी, उनको एक निश्चित चौड़ाइयों में काट कर जला लेते हैं। ये काम हम जैसे अग्नि का जो प्रकोपीय सीज जब अधिक होती है, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल में, उससे पहले दिसंबर, जनवरी तक ये प्रक्रिया कर लेते हैं। फिर हम हमारी समितियों का सम्मेलन करना छोटे छोटे स्तरों पर, मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 वन समितियां हैं
यानी 15,000 गांव हमसे जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या वनों के जो आसपास रह रही है, उसकी भी एक महत्वपूर्ण जवाबदारी है और उनका एक बहुत बड़ा सहयोग है वन अग्नि को बचाने में। फिर उसके उपरांत हम अपने छोटे छोटे कंट्रोल रूम्स बनाते हैं। उन कंट्रोल रूम के में प्रॉपर जानकारी लोग समय समय पर उसमें रहते हैं। लगभग 8-8 घंटे के 2 चरण में वहाँ पर विभिन्न अलग अलग समूह को हम वहाँ रखते हैं, ताकि किसी भी समय जो अत्यधिक समय ऐसा होता है, दिन का समय, गर्म दोपहर का समय में ये घटना होने की अधिक संभावना रहती है। तो ऐसे समय पर, और जो रात के समय भी, कि कहीं घटना रात के समय हो जाए और फिर दिखती नहीं है। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि हम पहाड़ियों पर कभी जंगलों के बीच में गुजर रहे हों या उसके आसपास से गुजरते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ी पर एक लंबी सी लाइन दिखती है, जैसे कि किसी ने कोई सीरीज़ टाइप की लगा रखी हो। तो ऐसे समय में, रात के समय में भी हमारे ग्रामीण जन, हमारा जो वन रक्षक हैं, हमारे जो वन कर्मचारी हैं और साथ में ग्रामीण लोग सभी जाते हैं, उनको बुझाते हैं। तो एक तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण काम है ये, और पर्यावरण को क्लीन करने के लिए, उसको बचाने के लिए भी हम जितना कम अग्नि का प्रकोप होगा उतना पर्यावरण हमारा शुद्ध होगा। तो इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके अतिरिक्त जब हम वनों को अग्नि से बचाते हैं तो कई इसके लाभ भी हैं कि हमारी जो मृदा है, मिट्टी है, वो बार बार जलने से, जंगल की जब ठीक रहेगी तो वो ख़राब नहीं होगी, तो वो पानी का अवशोषण भी उसमें अच्छा होगा। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आग कम लगेगी तो धरती हमारी पानी का अवशोषण करने के लिए भी अत्यधिक सक्रिय रहती है। तो इसलिए भी वनों में अग्नि की जो घटनाएं हैं वो कम से कम हों, ये हमारे सबकी जवाबदारी है। और वनों में अगर अग्नि पानी का अवशोषण अच्छा होगा तो फ्लड की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अत्यधिक जो है नदियों, जितनी भी नदियां हैं उन सबके स्रोत पहाड़ों से ही हैं। और अगर पहाड़ में ही पानी का रिटेंशन बढ़ेगा, पानी का अवशोषण बढ़ेगा, तो फ्लड की संभावना, बाढ़ की संभावना भी कम होगी, जिससे भी काफ़ी नुकसान हम देखते हैं समय समय पर बारिश के समय होता है। तो इन्हीं समस्याओं से जब हम जूझेंगे और हम बाहर निकलेंगे तो हम पाएंगे कि वन अग्नि के रोकने के साथ ही हम पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं, हम अपनी जो आर्थिक मजबूती है उसकी तरफ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि वन अग्नि को रोकना हम सभी का एक दायित्व है। हम सब जब भी वन अग्नि की घटनाएं देखें, हम निकटतम वन विभाग के अधिकारियों को सूचित करने का प्रयास करें और जितना अधिक से अधिक सचेत होकर वन क्षेत्र से हम गुजरें, हम अग्नि कोशिश करें कि किसी प्रकार का कोई अग्नि की घटनाएं हमारे द्वारा न हो जाएं, ये सचेत रहें, तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस प्रकोप से बच सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि ग्रामीण समुदाय, वन समितियां और विभागीय टीमें मिलकर वन अग्नि नियंत्रण को प्रभावी और सफल बनाती हैं। इस कोर्स में हमने जाना कि वन अग्नि के प्रमुख कारण और उनसे जुड़े जोखिमों को समझना प्रभावी रोकथाम के लिए अनिवार्य है। आधुनिक सैटेलाइट अलर्ट, जियो पोर्टल्स और संचार तकनीक आग की समय पर पहचान और निगरानी को अधिक सटीक बनाती है। नियंत्रित जलन, फायर लाइन बनाना और उपकरणों का सही उपयोग आग को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्स्थापन और संसाधनों का व्यवस्थित प्रबंधन वन पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित करने में सहायक है। समुदाय, स्थानीय समितियों और प्रशासन का समन्वित सहयोग वन अग्नि प्रबंधन को मजबूत और अधिक प्रभावी बनाता है। इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की है। इनका उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा।